ठीक है जी, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर में आपको बस ये पता होना चाहिए किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आप बता दो कि लाउड स्पीकर आर यूज टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। आप माइक माइक के जरिए साउंड इनपुट करा रहे होते हो, और लाउड स्पीकर के जरिए जो है वो अपनी आवाज़ या जो है वो आउटपुट आवाज़ जो है वो लाउड स्पीकर के जरिए आ रही होती है। जो लाउड स्पीकर का प्रोसेस है वो माइक्रोफोन का उल्टा है। जैसे लाउड स्पीकर पे डीएसी चल रहा है, डीएसी का मतलब डिजिटल टू एनालॉग। नॉर्मली माइक्रोफोन में एनालॉग टू डिजिटल होता है, हमारी वॉइस एनालॉग होती है, वो जाती है डिजिटल में। तो यहाँ पे देख लो कि लाउड स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस एंड दैट प्रोड्यूसेस द साउंड, एक बात हो गई। और इसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल होती है, इसमें डीएसी होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यानी लाउड स्पीकर में जो आवाज कंप्यूटर में होती है वो आप तक आपको बाहर सुनाई देती है, तो ये डीएसी कन्वर्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके सीपीयू में ये 0101 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये पहले डीएसी में जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, वहां से एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफायर के बारे में समझ लेना कि ये देखो ये सिग्नल छोटे हैं, कम है, लेकिन यहाँ अगर आप देखो गौर से तो ये क्या हो गए, बड़े हो गए। तो फर्क ये कि एम्पलीफाई का मतलब ही होता है बढ़ाना। हाँ, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा के देना। तो एम्पलीफायर का काम ये होता है, ये आपको आवाज को बढ़ा के देता है। तो ये डायग्राम है। तो बहुत कम चांस है कि शायद कोई ऐसी चीज पूछ ले कि भाई किस तरह से जो है ना इलेबोरेट कर दो या लेबल कर दो कि किस तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो डीएसी में आपने सिंपल 101 बनाना है, डीएसी से गुजार के एम्पलीफायर में डालना है। साउंड वेव कम है, वहां जाके साउंड वेव बढ़ जाएगी। तो यहाँ उसने सिंपल सिंपल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। बाकी इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, सबसे अहम पॉइंट ये कि जब लाउड स्पीकर यूज कहाँ होता है, तो हाँ ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लाउड स्पीकर कहाँ यूज होता है। लाउड स्पीकर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर आपको स्कूल्स पे मिलेगा। ठीक है, स्कूल में आप अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो लाउड स्पीकर आपको मिलेंगे स्कूल में। आपको लाउड स्पीकर शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेंगे, आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, रेलवे पे मिलेगा। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट है, रेलवे है, सुपरमार्केट है। बस ये पता होना चाहिए किस लिए, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट अराइवल्स, और वो ट्रेन के स्टेशन के ऊपर भी जो ट्रेन का आना जाना है। और अगर वहां पर होगा, भी बता रहा था ना, हाँ सुपर मार्केट। तो सुपर मार्केट में आप जाते हो तो आ नहीं रहा हो, तो प्रमोशन बता रहे होते हैं कि भाई हमारी ये प्रमोशन है, तो सुपर मार्केट में ये इस्तेमाल होगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ करेगा क्या, तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अच्छा, म्यूजिक कॉन्सर्ट, हाँ वो भी है। एक सेकंड में शेयर को जरा सही कर दूं। आप लोग जो है ना उसके साथ साथ रेज हैंड कर दिया करो, ताकि मुझे फॉरन प्रॉम्प्ट पता चल जाए। ये मैंने लिखा हुआ है, अब आपके सामने आ रही है स्क्रीन बेटा, वन नोट की स्क्रीन। देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा है ना कि लाउड स्पीकर इस तरह ही एप्लीकेशन एरिया। जो बेहतर तरीका है ना इसको लिखने का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन शॉपिंग मॉल्स फॉर प्रमोशंस। ठीक है, या इन एट द एयरपोर्ट फॉर, जैसे यहाँ लिखा है ना, अब मैं यहाँ पूरा लिख सकता हूँ कि एयरपोर्ट फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन, फ्लाइट अराइवल डिपार्चर। तो ये बेहतर तरीका होता है एप्लीकेशन बताने का। सुपरमार्केट कहाँ, यानी वो जगह बतानी है। सुपरमार्केट फॉर प्रोडक्ट प्रमोशंस, प्रोडक्ट की प्रमोशंस के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप बताते हो कि वो जगह कौन सी है, और साथ साथ उसकी यूजेज। अनम्यूट कर दूं, अनम्यूट हूं तो आ रही है बस। ठीक है, तो ये देख लो अपने पास, ये लाउड स्पीकर के जो होगा वो पैसेंजर, रेलवे के अंदर भी यही होगा कि ट्रेन का आना या ट्रेन का जाना, अराइवल। कस्टमर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, और मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये बंदा खो गया, ये इससे मिल रहा है, वो इससे मिल रहा है। या फिर आप जो नहीं हुआ अनम्यूट, जो आप बोले शॉपिंग मॉल सुपरमार्केट में है ना, आप देखो। हाँ, अगर कोई भी चीज मिसिंग हो, अब देखो। सर सर मुझे पूछना था बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होता है। हाँ, बाइनरी में ये वाली तस्वीर आ रही थी, ये वाली। जी जी। ये आपको थोड़ी कुछ करना है, तो कंप्यूटर करेगा ना। जब माइक्रोफोन से जाएगा डाटा, तो जब आप माइक, हमने पढ़ा था, तो माइक माइक वो के अंदर ये बाइनरी होता वैल्यू में जाता है। है, जाए अगर माइक के ऊपर जब आप बोलते हो तो पहले साउंड वेव तो यूं जाएगी ना।
तो वो फिर जाएगी सबसे पहले माइक में, तो माइक में जाने के बाद माइक उसको एडीसी से कन्वर्ट करेगा, और वो फिर ये जो वेव्स हैं ये तब्दील होके ये ऐसे बाइनरी में आ जाएंगी। तो हमें ये नहीं बताना कि कैसे होंगी कैसे नहीं, हाँ ये बता सकते हो। वैसे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें चार्ट दिखाया था चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में उसने बताया था कि ये जो आप बोलते हो, एक ग्राफ था वो पूरा। जी चैप्टर नंबर 1 में ये था यहाँ पे, जब हम साउंड पढ़ लेते हैं ना, तो ये हमारा काम ये बताना होता है कि ये काम एडीसी डीएसी करेगा, ये नहीं बताना होता कि वो करेगा कैसे। तो ये डायग्राम आ जाएगी ये रही, ठीक है ना। तो ये जैसे साउंड जा रहा है, तो आपको ऐसे साउंड जाता हुआ मिल गया। अब आप क्या करोगे, हर टाइम इंटरवल पे देखोगे कि मैक्सिमम जो है वो उसका साउंड एम्पलीट्यूड कौन सी जगह पे गया है, उसको उठाओगे उसका बाइनरी कन्वर्ट कर दोगे। जैसे इसका मैंने बताया था ना ये 1 है, तो इस 1 का आ रहा था 10, 10 जो होता है वो 8 और 2 को ऑन कर दोगे तो 1010 बन जाएगा। तो ये सर इसका, अगर जैसे हमें जैसे अब 8 बिट अगर बनाना होगा तो हम कोई 2 डिजिट्स लेंगे, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या वो हमें 2 जैसे वो डिजिट्स बोलेगा कि इनकी बाइनरी दें हमें? वो हमें बोलेगा नहीं, हमारे पास मैक्सिमम अगर आया तो ये ग्राफ ही आएगा। ये जो ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा है इसको तो इस ग्राफ करके, हाँ तो प्लॉट भी करके नहीं बनाना, बना बनाया होगा, बस तुम्हें ये देखना है कि मीट कहाँ कर रहा है। यानी ये जो आपको साउंड वेव प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है, तो इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे देख लेते हैं टाइम इंटरवल गिवन है। तो टाइम इंटरवल में 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 है। अगर आपने कहा 5, अब 5 पे आप जाके देखो ये मीट कहाँ कर रहा है, 5 पे ये 7 पे मीट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि जो बेसिकली टाइम इंटरवल 5 है उस वक्त टाइम इंटरवल देखो ये 5 है, और ये 5 पे मीट कर रहा है यहाँ 8 पे, ऐसा ही है। 5 पे ये जो जाके टकराया एग्जैक्टली ये 8 पे मीट कर रहा है। जी तो जी 8 जी। का मतलब ये है कि अब आप उसको जो बाइनरी में भेजोगे तो वो इस तरह से जाएगा, एट टाइम इंटरवल 5 द बाइनरी वैल्यू 0, तो स्ट्रीम ऑफ डाटा जाएगा ना, ऐसा थोड़ी अलग अलग तो जाएगा। ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि टाइम इंटरवल वो हमसे जितने डिजिट्स का बोलेगा हमें सिर्फ उतना उनका अलग अलग देना है 4 बिट्स में। 4 बिट पे ही आएगा अमूमन। 4 बिट पे आने की वजह ये है कि साउंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहे हैं ना। 10। तो 10 तक जाने का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था कि अब अगर तुम 3 डिजिट रखोगे तो वो मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 7 से ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो तुम्हें तो 10 तक जाना है ना, तो 10 तक जाने के लिए तुम्हें 8वां चौथा डिजिट ऐड करना पड़ेगा। अब लेट सपोज अगर साउंड एम्पलीट्यूड हो जाता 20, साउंड एम्पलीट्यूड हो जाता 20, तो फिर तुम 8 4 12 तो 14 और एक 15 में उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, फिर तुम्हें 16वीं बिट भी लेनी पड़ जाती, यानी 5वीं बिट लेनी पड़ जाती जिसका वेट 16 होता। सही समझ। ये हो गया। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा मेजर टाइम टेकिंग था चैप्टर जो था, ये टॉपिक था। तो लाउड स्पीकर तो हो गया, तो ये हमारा निपट गया, इनपुट आउटपुट तो निपट गया, ठीक है। बाकी सेंसर के बारे में लिख लो कि सेंसर आर द डिवाइसेस विच रीड, और ये आ सकती हैं चीजें, देखो 1 मार्क का ये आ सकता है कि सेंसर क्या होता है भाई। सेंसर वो होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। तो लिखा हुआ है ना, साउंड आर डिवाइसेस विच रीड और मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो इसके बाद एक पूरी लिस्ट आई थी सेंसर्स की, टेम्परेचर, प्रेशर, अकाउस्टिक, ये वो काफी सारे सेंसर थे। तो साउंड का बेसिकली सेंसर का काम ये होता है कि जो डाटा एनालॉग इन नेचर होता है। अब आप बोलोगे सर एनालॉग आप बार बार इस्तेमाल करें, एनालॉग है क्या? एनालॉग वो क्वांटिटी होती है जो कंटिन्यूअस इन नेचर होती है, जैसे टाइम है कंटिन्यू है। तो एनालॉग कोई भी डाटा ऐसा जो कंटिन्यूअस इन नेचर हो उसको एनालॉग कहते हो आप, ठीक है। आप अपने पास नोट भी कर लो कि एनालॉग इज अ डाटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर, वो डाटा जो कंटिन्यूअस होता है अपनी नेचर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सेंसर्स के अंदर, एनालॉग इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसमें सेंसर में एक ये टेबल आ जाएगा, इस टेबल के अंदर से, ये टेबल आप लोगों को पता है आराम से कि टेम्परेचर, प्रेशर, आपने क्या करना है डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इसकी एग्जाम्पल पे फोकस करना है। तो दो दो एग्जाम्पल भी अगर आप कर लोगे ना, कि जैसे लाइट सेंसर है, स्ट्रीट लाइट पे, कार हेडलाइट पे यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, सेंट्रल हीटिंग सेंट्रल कूलिंग सिस्टम में चला जाएगा। तो ये आपने इसको एक बार देख लेना है, इसमें इतना टाइम लगा रहा है, इतनी मुश्किल चीज है नहीं, आप उसकी एप्लीकेशन देख लोगे, एनालॉग इज अ डेटा दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। अब ये जो सवाल आता है ना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला, ये आपको ये कंफर्म सवाल होता है, यानी 5 मार्क का ये सवाल होता है। अच्छा एक बात और छोटी सी देख लो कि मॉनिटरिंग की एग्जाम्पल्स अलग होती हैं और कंट्रोल की एग्जाम्पल अलग है। कंट्रोल में तो एक्शन आ जाता है ना, मॉनिटरिंग में एक्शन नहीं है। जैसे मॉनिटरिंग किसकी हो रही है भाई, पेशेंट की हो रही है,
ठीक है, मॉनिटरिंग किसकी हो रही है, इंट्रूडर की हो रही है। मॉनिटरिंग किसकी हो रही है, पॉल्यूशन लेवल की। कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, कंट्रोल का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करना है। शाम हो गई लाइट जलेगी, तो कंट्रोल क्या करेगा, लाइट जलाएगा। पहले मॉनिटर होगी, हाँ मॉनिटर, शाम हो गई तो पहले मॉनिटरिंग के बाद फिर उसका सर कंट्रोल आता मॉनिटर है। मतलब मेजर करना ना, मेजर मॉनिटर करिए मतलब ना। हाँ उसको मेजर कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो अहम चीज आती है ना, वो 5 मार्क का सवाल आता है। तो वो 5 मार्क का सवाल आपको बस जो है ना कुछ इस अंदाज से याद होना चाहिए। ये तो बहुत सारी लंबी लंबी डिटेल्स हैं, तो ये सभी की अलग अलग अंदाज से दी गई हैं। मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, ये अपने पास नोट डाउन कर लो, ये हर जगह फिट कर देना। और वो चीज़ है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का जब भी सवाल आएगा, तो तुमने उस सवाल को मद्देनजर रखते हुए, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आपको 5 चीजें याद रखनी। कोई बताएगा 5 चीजें मैंने क्या बताई थी, पहली क्या होती है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। नंबर 1, हमेशा उसमें एक जिक्र तुम करोगे सेंसर का। जो सवाल दिया होगा ना, तो सवाल के हिसाब से जो सेंसर वहां लगना होगा उसका जिक्र करोगे। जैसे अज्यूमिंग मैं एसी की बात करता हूँ, तो मैं बोलूंगी टेम्परेचर सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द रूम। दैट डाटा इज सेंड टू एडीसी। एडीसी इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड देन एडीसी सेंड दिस डाटा टू माइक्रो प्रोसेसर। फिर एडीसी उस डाटा को माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। अब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है प्री स्टोर्ड वैल्यू। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मान देता उसको, है। हाँ उसको चेक करता है प्री स्टोर्ड वैल्यू के साथ। माइक्रो प्रोसेसर हमेशा उसको प्री स्टोर्ड वैल्यू के साथ चेक करता है। तो चेक द प्री स्टोर्ड वैल्यू। अब उसमें अगर ज्यादा होगा तो क्या करना है और कम होगा तो क्या करना है, वो आप लिखने के बाद फिर अगली चीज लिखोगे, एंड देन इट विल सेंड द डाटा बैक टू द डीएसी। क्योंकि फिर उसको डिजिटल टू एनालॉग में भी कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने के बाद फिर वो जो डाटा है, प्री स्टोर्ड वैल्यू चेक करेगा, प्री प्री स्टोर्ड स्टोर्ड वैल्यू वैल्यू। तो मैंने लिख दिया है बेटा ऊपर, ये प्री स्टोर्ड चेक करेगा, फिर डीएसी पे भेजेगा, और डीएसी जो है फिर वो आगे जो डाटा भेजेगा वो एक्चुएटर को भेज सकता है, किसी मोटर को भेज सकता है, कोई सायरन बजाएगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। और आखिर में लिखना कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो इसका भी एक मार्क होता है, प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। तो ये अपने पास रट्टा लगा लो, बिठा लो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का सवाल आता है तो उसमें ये 6 चीजें जरूर छेड़ देना, तुम्हारे 4-5 मार्क बन ही जाएंगे। हाँ मतलब ये कि उसमें तुम्हें सेंसर के थोड़ा सा अलावा दिमाग सारी लगा के, चीजें सेम रहेंगी। सेंसर मुख्तलिफ होंगे। हाँ बाकी तो तुम्हें कहानी में तो फिर वो डालना होगा ना, जो 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 तुमसे सवाल पूछा गया होगा उसी हिसाब से तुम्हें उसको डालना होगा। बेस लाइन तो यही रहेगी ना, पॉइंट्स तो तुमने सारे यही लिखने हैं, सेंसर, एडीसी, माइक्रो प्रोसेसर, डीएसी, एक्चुएटर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज एनालॉग है, कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए उसको डिजिटल में जाना होगा। कंप्यूटर डिजिटल को समझता है, तो फिर वो डिजिटल पे काम करेगा। सर लास्ट पॉइंट, द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, तो वो प्रोसेस जो है वो चलता चला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर ये होता है कि हम हमेशा किसी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में सिस्टम को एक प्री स्टोर्ड वैल्यू देते हैं। जैसे मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट हो रही है, तो पेशेंट की मॉनिटरिंग में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो फिर अलार्म बजना चाहिए। तो प्री स्टोर्ड वैल्यू का मतलब है हम उसे बताएंगे कि वैल्यू अगर 100 से लेकर 104 नहीं है तो कोई शोर नहीं करना, कोई सायरन नहीं बजाना। लेकिन अगर वैल्यू 100 से 104 के दरमियान लाई कर रही है तो फिर अलार्म बजाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ मेन चीज की तरफ आ जाते हैं, डाटा स्टोरेज। इसमें जरा याद रखना कि इसमें दे रहा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, इसको जरा समझ लो। मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी मेमोरी हमेशा शॉर्टर होती है और टेम्परेरी होती है, एक बात ये याद रख लो। मेमोरी और स्टोरेज की अगर हम बात करें, मैथ्स की क्लास 6 बजे है ना भाई? जी सर 6 बजे है। हाँ तो अभी तो 5 बजे है ना, कौन कह रहा है मैथ की क्लास है? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, मैं तुम्हें इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि मेमोरी स्टोरेज के अंदर फर्क क्या होता है। देखो मेमोरी अगर आप लिखोगे ना, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ मेमोरी, मेमोरी के बारे में एक चीज याद रखना, मेमोरी होती है हमेशा स्मॉल। ठीक है, तो मेमोरी और ये आ गया स्टोरेज। तो मेमोरी अमूमन अमूमन जो मेमोरी होती है वो होती है स्मॉल, स्मॉल इन साइज। जैसे रैम होती है ना 4 GB 5 GB, लेकिन स्टोरेज जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है, ह्यूज इन साइज होती है, ह्यूज लार्जर इन साइज।
जैसे आप मेमोरी की बात करते हो तो आप बोलते हो ना 4 GB की रैम, 5 GB की रैम, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ऐसे बोलते हो। लेकिन स्टोरेज में जब हार्ड डिस्क की बात करते हो तो कहते हो 1 TB। तो मेमोरी जो होती है वो होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब खत्म हो जाने वाली होती है, जब तक पावर मिल रही है तो काम चल रहा है। लेकिन स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है, अगर उसको आप वो ना भी दो, पावर ना भी दो, तो वो चलती रहती है। तो इसको आप कहते हो ये वॉलेटाइल होती है, खत्म हो जाने वाली, और ये होती है नॉन वॉलेटाइल, ना खत्म हो जाने वाली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आ गया। उसके बाद अगला है, ये डायग्राम थोड़ी याद रख लेना। मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। अच्छा, इस रैम एंड रोम के अंदर भी आती है एस रैम, याद है, और डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक और डी का मतलब डायनामिक, इसका भी डिफरेंस है। और रोम के अंदर 3 तरह की आती है, एक आती है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक आती है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आती है डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इंटरनल स्टोरेज में हार्ड डिस्क और सॉलिड आ जाएगा। एक्सटर्नल के अंदर यानी जो बाहर से लगा सकते हो, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, यूएसबी, और रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, ये सब चीजें वो जो एक्सटर्नली आप लगा सकते हैं। एस रैम डी रैम रैम में आएगा ना, मेमोरी के अंदर आएगा। देखो लिखा हुआ भी है कि प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगी, और उसमें फिर रैम एंड रोम दोनों आती है। सेकेंडरी वो होती है, एक्सेसिबल से मुराद डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होती, तारों के साथ इनको ज्वाइन करना होता है। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ना खत्म होने वाली, लाइक दे आर परमानेंट, ठीक है। और कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, जाहिर है हार्ड डिस्क एक्सटर्नल इंटरनल हो सकती है, एसएसडी भी इंटरनल एक्सटर्नल हो सकती है, और बाकी ये चीजें आ गई। अब आपको इतना याद होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आ गया, और रैम के अंदर भी एस रैम और डी रैम आ गया। देखो एक तुम्हें बस डिफरेंस याद होना चाहिए रैम रोम का, जो यहाँ डिफाइन है, इतना काफी है कि रैम जो होती है वो टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है। रैम वॉलेटाइल खत्म होने वाली है, रोम नॉन वॉलेटाइल ना खत्म। बच्चा ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसका इसमें उसका इसमें लिखता है। वॉलेटाइल खत्म होना याद रखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाने वाला, और नॉन वॉलेटाइल ना खत्म होने वाला। अच्छा, रैम में तुम रीड और राइट दोनों कर सकते हो, डाटा आता भी है जाता भी है, लेकिन रोम में एक बार डाटा आपने डाल दिया तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल जब भी खुलता है तो सैमसंग, लिनोवो, जो भी उसका लोगो होता है वही आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता बाद में कुछ और आ जाए। तो ये सारी चीजें रैम में याद रखना। स्टोर द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस वो डाटा जो करंटली बीइंग प्रोसेस है वो रैम में होता है, और रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोस होती है। जो बेसिक फाइल्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती हैं वो रोम में। फिर एस रैम डी रैम का इतना डिफरेंस याद रखना। एस रैम ये फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करती है, ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का। पहला पॉइंट, स्टैटिक का मतलब इसको रिफ्रेश नहीं होने की जरूरत, डायनामिक का मतलब इसको रिफ्रेश होने की जरूरत। स्टैटिक जो होती है इसका डाटा एक्सेस फास्टर होता है, डी रैम लेस एक्सपेंसिव होती है, सीधी बात है, जो तेज नहीं होगी वो सस्ती होगी, और हायर कैपेसिटी इसकी होती है, ठीक है, और ये लेस पावर कंज्यूम करती है। दूसरी तरफ जो एस रैम होती है वो कैशे में इस्तेमाल होती है, क्योंकि कैशे में आपको तेज मेमोरी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन आ सकता है कि यार ये बताओ कि खिलौने के अंदर रैम और रोम क्या काम कर रही है। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे रोम का काम ये होता है, आप लोग बचपन में छोटे थे तो मोबाइल वाइल यूज करते थे, उसमें बटन दबाओ तो घुंघरू घुंघरू आता था। या फिर आप जो है, अगर लड़कियां गुड़िया से खेलती हो तो उसके अंदर, यानी उसके अंदर एक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती है। स्टार्टअप रूटीन का मतलब अगर गाड़ी का बटन दबा दो तो उसमें से साउंड शुरू हो जाएगा प्रोड्यूस होना, और ऑटोमेटिकली वो गाड़ी से जो है वो कोई रोबोट बन जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो फैक्ट्री सेटिंग की होती है, इसका मतलब वो हमेशा रोम का हिस्सा होती है। तो रोम में हमेशा तुम्हारे पास क्या होती है, फैक्ट्री सेटिंग, स्टार्टअप रूटीन, के वो स्टार्ट होगी तो क्या करेगी, और उसके अलावा कि उसके बटन्स क्या क्या काम करेंगे। जो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन है वो रोम में, जैसे लेफ्ट राइट जाने की इंस्ट्रक्शन। रैम के अंदर क्या होगा, रैम के अंदर वो जो करंट इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी। एक तो ये कह रहा है कि द यूजर में विश टू प्रोग्राम इन दियर ओन रूटीन, जो न्यू इंस्ट्रक्शन है, जैसे आगे जाना, पीछे जाना, आगे कितना जाएगा, पीछे, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। जैसे कहते हैं यूजर रैम विल स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उसको रिमोट कंट्रोल से आएंगी, रैम के अंदर जाहिर है इंस्ट्रक्शन जो आएंगी वो
वेरी करेंगे ना, मतलब एक बच्चा अगर चला रहा है तो वो गाड़ी को आगे भी लेके जा रहा है, पीछे भी लेके जा रहा है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा चलाएगा तो उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो रैम के अंदर जो करंट फ्रीक्वेंसी होगी, गाड़ी को आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना, वो सब चीजें सर उसमें ये involved दूसरा पॉइंट होंगी। नहीं समझ आया है, वापस समझा क्या दें। चीज? बेटा रैम रोम में रैम बता रहा हूँ, ये जो रैम है ना, रैम रैम में इतना याद रखना कि रैम कंटेन्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस लाइक व्हाटएवर द करंट इंस्ट्रक्शन गिवन टू द टॉय कार। अगर एग्जांपल टॉय कार की ले रहा हूँ, छोड़ो मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा अम्मा अपनी मर्जी से टाइम सेट करती हैं, 4 मिनट चलानी है, 7 मिनट चलानी है, 8 मिनट चलानी है। तो वो भी जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम है। जहाँ पे डाटा वेरी कर रहा होगा वो रैम में जाएगा, जहाँ पे डाटा फिक्स होगा वो रोम में जाएगा। जहाँ पे चेंज कर रहा होगा वो रैम, और रैम जहाँ पे फिक्स्ड हो वो फिक्स होगा रोम। अच्छा, इसमें कितना याद रखना है तुम्हें? सेकेंडरी में मैग्नेटिक, सॉलिड और ऑप्टिकल होती है। मैग्नेटिक में 4 से 6 चीजें याद रखो। नंबर 1, सबसे पहले हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्लेटर होते हैं जो 7000 दफा चल सकते हैं एक बार। इसके अंदर हार्ड डिस्क में तुम्हारे पास बहुत सारे रीड राइट हेड होते हैं जो प्लेटर की सरफेस को एक्सेस करते हैं। नंबर 3, हार्ड डिस्क सेंटर से लेकर एज ऑफ द डिस्क तक 50 दफा 1 सेकंड में जाती। 3 पॉइंट, जो भी डाटा स्टोर होता है वो सरफेस ऑफ सेक्टर और ट्रैक्स में होता है। सेक्टर ऑन अ ट्रैक विल कंटेन फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स। ये 4 पॉइंट। एक बात होती है कि जब आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हो तो हार्ड डिस्क में डबल क्लिक करके जब खोलते हो तो 5 सेकंड का भी डिले आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि रीड राइट में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे एक बात बता रहा है कि भाई लेटेंसी क्या होती है। कह रहे हैं कि लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक फॉर अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन अ डाटा ट्रैक टू रोटेट अराउंड। देखो ये हार्ड डिस्क है, ये घूम रही है और ये तुम्हारा रीड राइट हेड है। अब जाहिर है अगर तुम्हारा डाटा लेट सपोज यहाँ पड़ा हुआ है तो ये घूम के आएगा तो यहाँ पहुंचोगे ना, तो जितना टाइम उसको घूम के आने में यहाँ पहुंचेगा वो डिले तो हुआ ना। इस चीज को लेटेंसी कहते हैं। तो लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम टेक फॉर अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रैक टू रोटेट अराउंड टू रीड राइट हेड। रीड राइट हेड पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको आप लेटेंसी कहते हो। सवाल आ जाता है फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप हार्ड डिस्क में डाटा डिलीट भी करते हो और डाटा नया भी डालते हो, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क में डाटा, अच्छा हार्ड डिस्क में जो डाटा आता है ना वो एक जगह नहीं रहता। मैं उसकी एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें कि एक हार्ड डिस्क की पिक्चर है। फ्रेगमेंटेड ऐसे समझ लो तुम्हारा एक कमरा है और तुम्हारे एक कमरे में, जैसे ये तो फ्रेगमेंटेड इस तरह से दिखा रहा है, बिखरी हुई चीजें। फ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क अगर मैं लिखूं फ्रेगमेंटेशन, हाँ, तो वो मैंने बताया था आपको कि हार्ड डिस्क फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है कि डाटा आना जाना करता है। तो जब डाटा आना जाना कर, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेड और डिफ्रेगमेंट। अब जाहिर है अगर तुम्हारा डाटा अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है तो हार्ड डिस्क उसको ढूंढेगी, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर डीफ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और वो डाटा एक ही सीक्वेंस में आ जाएगा तो क्या होगा, आपका डाटा एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, यानी आप डाटा को पहले के मुकाबले में तेजी से एक्सेस कर पाओगे। तो फ्रेगमेंटेशन में भी यही कहता है कि हार्ड डिस्क विल अंडरगो न्यूमरस डिलीशन। हार्ड डिस्क में डिलीशन और एडिटिंग वगैरह होती रहेंगी जिसकी वजह से वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर चला देना। देखो फ्रेगमेंटेड तक तो मैंने आपको बता दिया। तो वो ये कह रहा है कि फ्रेगमेंटेड का मतलब ये कि जब जब हार्ड डिस्क के अंदर डिलीशन या एडिटिंग होगी तो वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। उसको आप डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर से, ये सवाल पूछ सकता है कि सिचुएशन बताओ फ्रेगमेंटेशन कैसे खत्म हो सकती है, तो आप बताओगे तो फ्रेगमेंटेशन ये कैसे बात खत्म हो समझ सकती नहीं है। आई, वापस से बात बता। बेटा इसमें ये बताया मैंने आपको कि आपका जो डाटा हार्ड डिस्क के अंदर होता है आप उसको डिलीट भी करते रहते हो और नया डाटा भी आता रहता है। तो वो डाटा एक जगह पे नहीं रहता, वो स्कैटर्ड पड़ा हुआ होता है। तो स्कैटर्ड पड़े होने की वजह से आप कहते हो ये फ्रेगमेंटेड हो गया। तो उसको स्कैटर्ड से हटा के आप सिंक्रोनाइज वे में या एक 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 तरफ ले आते हो। जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये जो एक तस्वीर है ये बिफोर फ्रेगमेंटेशन है और एक आफ्टर फ्रेगमेंटेशन है। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन में देखो तमाम डाटा एक जगह आ गया, लेकिन बिफोर फ्रेगमेंटेशन में वो डाटा अलग अलग जगह पड़ा हुआ था। आपके कमरे में, आपके घर के अंदर अगर आपको कोई चीज चाहिए और वो 4 अलग अलग जगह पे होगी तो आपको उसको ढूंढने में और लेके आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक चीज एक ही कमरे में और एक ही जगह पड़ी होगी तो आपको उसको लाने में मुश्किल नहीं होगी। तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल उसी की एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं, अच्छा रिमूव, बाकी एसएसडी आ गया। हार्ड डिस्क के अंदर मसला यही था कि हार्ड डिस्क में प्लेटर होता था, यानी सेक्टर और ट्रैक होते थे। लेटेंसी ने ये चक्कर ही खत्म कर दिया। हार्ड डिस्क जो एसएसडी बनी ना,
देखो हार्ड डिस्क अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो हार्ड डिस्क इस तरह से होती है, ये देखो ये नजर आ रही है, यानी इसमें प्लेटर नजर आएंगे तुम्हें, प्लेट्स लगी हुई है, सब कुछ है। ये रोटेट होगी, यानी ये मैकेनिकल मूवमेंट करती है, इसमें मैकेनिकली मूवमेंट करते हैं। हाँ, और उसके कंपैरिजन में अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी में कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है। एसएसडी ऐसे चिप की फॉर्म में होती है, तो चिप की फॉर्म के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द नॉर्थ चिप्स के थ्रू डाटा रीड राइट होता है, तो इसमें वो घूमने वाला चक्कर ही नहीं। जब घूमने वाला चक्कर नहीं है तो इसका मतलब एसएसडी जो है वो, हाँ, तो लेटेंसी वाला इशू एक तो खत्म करती है, प्लस ये बात भी है कि हार्ड डिस्क में अगर झटका वटका लगता तो रीड राइट हट गया तो हार्ड डिस्क गई, और मैग्नेटिक होने की वजह से उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता था। तो यहाँ पे ये कहता है कि सर लेटेंसी ये जो वैसे इशू, खुल नहीं सकती ना? हाँ, लेटेंसी इज एन इशू इन हार्ड डिस्क, लेटेंसी इशू था, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ने क्या किया, उसने इस इशू को खत्म कर दिया क्योंकि इसके कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें जो डाटा आता है वो सेम रेट के ऊपर आता है। दूसरी चीज, एसएसडी स्टोर डाटा बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन नैंड और नॉट चिप, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई आप बता सको कि इसके अंदर एसएसडी में किस तरह से काम हो रहा होता है। फिर बेनिफिट जरूरी है, जैसे रिलायबल होती है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होती, हल्की होती है, लैपटॉप में लगा लो मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होगी तो ज्यादा बैकअप मिल जाएगा आपको। अगर आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगाओगे ना, बैकअप कम होगा क्योंकि वो मूव होती है, पावर ज्यादा खींचेगी, तो लेकिन ये जो एसएसडी है ये पावर ज्यादा नहीं खींचती, इसको स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं होती, पावर कंजम्पशन लो है, ज्यादा गर्म नहीं होती, हार्ड डिस्क गर्म हो जाती है, इसके कोई मूविंग पार्ट नहीं होते इसलिए थिन भी होती है, और इसका डाटा एक्सेस जो है वो फास्टर होता है। एक सिर्फ और सिर्फ इसका डिसएडवांटेज लिख लेना, कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एक दिन के अंदर, लिखा हुआ भी है, ड्रॉबैक ऑफ एसएसडी इज द लॉन्गिविटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर कंजर्वेटिवली रेटेड एट 20 जीबी ऑफ रीड राइट ऑपरेशन पर डे। तो ये पहले वाली जो एसएसडी की अवेलेबिलिटी जिनकी, वो 3 साल के पीरियड के अंदर 20 जीबी से ज्यादा डाटा एक दिन में स्टोर नहीं कर सकती, इसी वजह से इनको बैकअप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैकअप में आपको एक दिन में 100 जीबी की भी जरूरत पड़ जाती है। बाकी मेमोरी स्टिक तो सिंपल है, मेमोरी स्टिक तो वो जो आपकी पेन ड्राइव आती है ना यूएसबी, उसी लिए इस्तेमाल होती हैं। और अब ऑप्टिकल पे आ जाओ तो ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी है, सीडी डीवीडी के भी 3 से 4 पॉइंट्स याद रखना। देखो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी है, अच्छा एक ये याद रखो कि सीडी की सिंगल लेयर है, डीवीडी की डुअल लेयर है, ये कुछ पॉइंट्स इसके लिख के रख लो, सीडी की सिंगल लेयर, डीवीडी की डुअल लेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि सीडी है सिंगल लेयर और ये है डुअल लेयर। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करो तो ये तकरीबन 700 MB तक की होती है, सीडी जो होती है वो 700 MB तक की होती है, डीवीडी जो होती है वो तकरीबन होती है हमारे पास 4.7 GB तक की। तो ये चीज भी आ गई। अच्छा, दोनों की सिमिलैरिटी भी ये पूछी लिख है। सकते हैं कि डीवीडी का स्टोरेज ग्रेटर है एज कम्पेयर हाँ टू बिल्कुल सीडी। बिल्कुल, तो नजर आ रहा है 700 और 4.7 पे तो नजर आ रहा है ना। तो एक तो ये चीज आ गई, इसमें ये चीज जो पूछता है ना, इसमें एक पॉइंट भी लिखा हुआ था, इसकी सिमिलैरिटी बताओ। तो ये दोनों जो है ना, इसकी सिमिलैरिटी होती है कि ये दोनों ऑप्टिकल मीडिया है, इसकी सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ऑप्टिकल है और दोनों रेड लेजर यूज करती है, ये सिमिलैरिटी एक पेपर में सवाल आया था, दो सिमिलैरिटी बताओ, तो याद रखना कि ये ऑप्टिकल होती हैं और लेजर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अभी हम आगे ब्लूरे पढ़ेंगे ना, तो ब्लूरे जो है वो रेड लेजर का इस्तेमाल नहीं करती। तो ये आ गया, बाकी इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो वेवलेंथ है वो है डीवीडी की 650 नैनोमीटर और सीडी की 780। देखो याद रखो, नैनोमीटर ज्यादा होगा ना, वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्टोरेज कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्टोरेज कम। इसमें 780 नैनोमीटर है और इसमें 650 नैनोमीटर है, ये याद रखो, ये डिफरेंस में ज्यादा अच्छी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ मैं वेवलेंथ, और इसमें भी लिख देता हूँ वेवलेंथ, ये आ गया। और आगे जाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटीज की बात हो गई। अब जैसे ब्लूरे है ना, ब्लूरे में क्या फर्क है, ब्लूरे में सबसे अहम फर्क ये कि ब्लूरे, अच्छा मैंने लिखा भी था, ब्लूरे का फर्क ये कि ब्लूरे ब्लू लेजर का इस्तेमाल करती है, ब्लूरे
ब्लू लेजर का इस्तेमाल करती है और ब्लू रे की वेवलेंथ और कम है। यहाँ देखो ब्लू रे की वेवलेंथ कितनी आ रही है 405 नैनोमीटर, और कम हो गई। उसके साथ साथ ब्लू रे के अंदर भी 2 डिस्क इस्तेमाल होती हैं, ब्लू रे भी डबल में आती है। और ब्लू रे का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 225 GB एक साइड ऑफ उसका है, जो 2 साइड है ना उसमें से एक का 25 है। तो ब्लू रे जो है ना वो तुम्हारी तकरीबन 50 GB तक का डाटा स्टोर करती है। देखो लिखा हुआ भी है, कह रहा है जो डीवीडी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 है, सिंगल लेयर ब्लू रे है वो 27 GB है, और अगर डबल लेयर होगी तो वो कितनी हो जाएगी 50 GB। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये हमने बात बता दी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है मेन डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड ब्लू रे। जो डिफरेंसेस है ना उसको कम से कम 3 तो याद रखना। एक डिफरेंस तो इसका नैनोमीटर का आ गया, एक ब्लू इस्तेमाल करती है और एक रेड लेजर इस्तेमाल करती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो ब्लू रे होती है ना वो सिक्योर इंक्रिप्शन के साथ आती है, यानी इसके डाटा को आप, यानी एक बार आपने अगर उसको इनक्रिप्ट कर दिया डाटा को तो कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये किसका बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, डीवीडी में इंक्रिप्शन नहीं होती, ब्लू रे में इंक्रिप्शन होती है। बाकी ब्लू रे जो है में आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर सकते हो, आप किसी भी पार्ट पे प्रोग्राम के स्किप कर सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इस टेबल पे एक नजर मारो तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। 780, 650, 405 नैनोमीटर रेड लेजर दोनों में इस्तेमाल हो रही है, ब्लू इस्तेमाल होती है ब्लू रे के अंदर। और बाकी इनकी ट्रैक पिच का इस्तेमाल अगर हम करें, ट्रैक पिच का मतलब ये होता है, हमने देखा था ना ये ट्रैक्स होते हैं जो सर्कुलर बने हुए होते हैं, तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के दरमियान रास्ता जो फासला है 1.60 है। आई गेस इतनी कोई गहरी चीज वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें अभी यहाँ पर क्लास को आप लीव करो और फिर हम आगे जो है ना वर्चुअल मेमोरी, अब हम बिल्कुल आखिरी में चैप्टर के वर्चुअल मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट दूंगा और क्लाउड का दूंगा, और आप फिर उसके बाद नेटवर्क हार्डवेयर है, 3 छोटे टॉपिक्स हैं इसका दूंगा और ये खत्म हो जाएगा। तो अभी आप क्लास जो है वो लीव कर दो, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना, ठीक है। वी विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक और पानी वानी पी लो, फिर उसके बाद हम 5 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। 5:25 पे हम क्लास शुरू करेंगे।